अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जुरिस्डिक्शन इश्यूज ऑफ साइबर लॉस। देखें, हम अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो वो तो सिंपल होता है कि किसी भी अदालत या हुकूमत का कोई लीगल पावर या इख्तियार। ठीक है ना। अगर हम अदालत की बात करें तो फिर हम अदालत की जब जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अदालत की हदूद में कौन से इलाके आते हैं और कौन सा सब्जेक्ट मैटर यानी कौन सा मामला अदालत देख सकती है। चाहे अगर वो सिविल अदालत है तो उसका सब्जेक्ट मैटर सिविल केसेस होंगे, अगर क्रिमिनल अदालत है तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्रिमिनल होगा। और दूसरा ये है कि वो जो शख्स है वो कहाँ पे मौजूद है जिसने क्राइम किया है। अगर वो एक शख्स लाहौर में मौजूद है तो लाहौर की जो अदालत है उसकी जुरिस्डिक्शन आएगी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक हुकूमत की भी जुरिस्डिक्शन होती है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पाकिस्तान के अंदर ही जुरिस्डिक्शन होगी, वो किसी और मुल्क में उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। ठीक है। और वो हुकूमत जो भी कवानीन बनाएगी वो पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर ही लागू होंगे, किसी दूसरे मुल्क के शहरियों के लिए नहीं होंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है जुरिस्डिक्शन का वो तो बिल्कुल क्लियर है। और उसमें ज़्यादातर जो है ना हमें जो चीज़ नज़र आती है वो है कि एक फ़िज़िकल एक पैरामीटर्स हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं। लेकिन यार जब हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं ना तो वहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज़रा थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसकी वजह ये है, देखें, इंटरनेट के ज़रिए अब पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है। अगर हम फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो पूरी दुनिया के लोग यूज़ कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो अब वहाँ पे इंटरनेट की दुनिया के अंदर ये जो एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पे की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई हदूद नहीं है। ठीक है ना? यानी एक किस्म का वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई बॉर्डर है ही नहीं। अब यानी कि सारे मुल्क के लोग आपस में कनेक्टेड हैं, तो यानी कि बॉर्डरलेस एक इन्वायरमेंट है। तो ज़ाहिर बात है जब कोई साइबर क्राइम होता है ना तो उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई ये किसकी हदूद में आता है, इसकी क्या जुरिस्डिक्शन है। मिसाल के तौर पर एक बंदा बैठा हुआ है लंदन के अंदर, वो वहाँ से पाकिस्तान की एक वेबसाइट को हैक करता है। ठीक है, उस वेबसाइट को हैक किया, लेकिन उसका उस वेबसाइट का जो सर्वर है वो अमेरिका में मौजूद है। अब ये देखो कि एक साइबर क्राइम है वो यानी कि 3 जगहों पे यानी कि उसका हमें नज़र आ रहा है कि वो जो जुर्म करने वाला है वो कहीं और बैठा हुआ है, उसका जो विक्टिम है वो कहीं और है, और वो जिस डिवाइस को उसने इस्तेमाल किया है, हैक किया है, यानी कंप्यूटर यानी वो जो सर्वर है वो किसी और जगह पे है। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर यार इस साइबर क्राइम की जो जुरिस्डिक्शन है उसको ना यानी कि उसको तय करना कि यार ये यानी किस मुल्क की जुरिस्डिक्शन में आता है। कौन मुल्क इस साइबर क्राइम को देखेगा, कौन इन लोगों को पकड़ेगा, कौन इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, ये बड़ा एक किस्म का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है ना। तो यही हमारा टॉपिक है और यही इसको हम वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखेंगे टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन इन साइबर लॉ। तो उसमें सबसे पहली जो टाइप आती है वो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। यानी सिंपल ये है कि जियोग्राफिक लोकेशन, कि जो साइबर एक्टिविटी है वो किस जगह पे और किस इलाके में हुई है। यानी वो जो ऑफेंडर है जिसने ये जुर्म किया है साइबर क्राइम का वो कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और उस जुर्म के नतीजे में जो विक्टिम है, जो मुतासरीन है, वो कहाँ पे मौजूद है, और उसने जो कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किया यानी सर्वर इस्तेमाल किया वो कहाँ पे लोकेट है। मिसाल के तौर पर अब इसमें ये होगा कि एक हैकर है वो कंट्री ए के अंदर मौजूद है, और उसने जिस सर्वर को अटैक किया है वो सर्वर कहाँ पे मौजूद है, कंट्री बी में है। अब कंट्री बी ये क्लेम कर सकता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कि भाईजान क्योंकि नुकसान मेरे मुल्क में हुआ है, मेरे मुल्क का जो सर्वर है, मेरे मुल्क का जो कंप्यूटर है उसके ऊपर हमला किया गया है, तो जनाब ये मेरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो एक तो ये टाइप आ जाती है। उसके बाद है पर्सनल जुरिस्डिक्शन। इसमें यह है कि वो जो जुर्म करने वाला है वो कहाँ का है, उसकी नेशनैलिटी कहाँ की है, वो कहाँ का रिहायशी है, वो कहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक सिटीज़न है कंट्री सी का, उसने एक साइबर क्राइम जुर्म किया है, लेकिन वो रहता किसी और मुल्क में है। अब जो कंट्री सी है वो ये क्लेम कर सकता है ना कि भाईजान ये तो मेरा ही शहरी है। ये तो मिसाल है, एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी बंदा जो है ना वो यूरोप में बैठ के कोई जुर्म करता है, साइबर क्राइम करता है, तो पाकिस्तान के कर ये कह सकता है ना कि यार वो मेरा शहरी है, पाकिस्तानी बंदा है, यहाँ का रिहायशी है, तो भाई हम इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ये जो जुरिस्डिक्शन होगी इसको क्या बोलेंगे, पर्सनल। उसके बाद ही आती है इफेक्ट बेस्ड जुरिस्डिक्शन। इसमें यह है कि वो जुर्म है ना उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है ना। यानी कि ये आपने नहीं देखना कि वो मुजरम कहाँ पे है, ये कोई फ़र्क नहीं है, वो सर्वर कहाँ पे, वो भी हमें फ़र्क नहीं देखना। हमने सिर्फ ये देखना है कि यार इससे मुतासर कौन सा हो रहा है, चाहे वो जुर्म कहीं पे ही भी हो। मिसाल के तौर पर एक एक ब्लॉगर है,
वो कंट्री ए के अंदर रहता है और वहाँ पे उसने ना एक पोस्ट बनाई फेक किस्म की, फेक इन्फॉर्मेशन या कोई इस तरह की घटिया स्टेटमेंट लगाई या किसी पे झूठे इल्ज़ामात लगाए, और वो जो शख्स है या वो जो बिज़नेस है, वो जो कारोबारी लोग हैं, वो कंट्री बी में रहते हैं। तो अब कंट्री बी की अदालतें ये क्लेम कर सकती हैं ना कि भाईजान ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है ये मामला। क्यों? क्योंकि भाई इसका नुकसान हमारे बंदों को हो रहा है ना। ये हमारे जो यानी कंट्री बी के जो शहरी हैं, जो बिज़नेस ग्रुप हैं, उनको अटैक किया गया है ना। हालाँकि जुर्म हुआ कहाँ है? कंट्री ए के अंदर। बंदा भी कंट्री ए का है, लेकिन उसने जो जुर्म किया है उससे मुतासिर कौन हो रहा है? कंट्री बी का। ठीक है ना? तो ये वाली जो जुरिस्डिक्शन है इसको क्या बोलते हैं? इफ़ेक्ट बेस्ड, यानी उसका यानी कि इफ़ेक्ट कौन हो रहा है, असर किस पे पड़ रहा है, कौन मुतासिर हो रहा है। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब ये भी एक डिफरेंट है कि देखें हर एक अदालत का अपना अपना एक सब्जेक्ट मैटर होता है। अब हमारे यहाँ देखें सिविल मामलात के लिए सिविल अदालतें हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए क्रिमिनल अदालतें हैं। तो इसी तरीके से जो साइबर क्राइम्स है ना, उनके लिए भी एक अलग सी अदालतें बनाई जाती हैं, क्योंकि जो साइबर क्राइम्स हैं ना वो आम क्राइम की तरह नहीं होते, बल्कि उनसे डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर आपको टेक्निकल एविडेंस चाहिए होता है, आपको डिजिटल फॉरेंसिक चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड लॉज चाहिए होती हैं। सो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ना साइबर क्राइम्स कोर्ट्स बनाई हुई हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और उनको ये जो है ना जुरिस्डिक्शन दी हुई है। तो कहने का मतलब है अगर एक शख्स है उसने हैकिंग की है या आइडेंटिटी थेफ्ट यानी किसी और बंदे का फेक अकाउंट बनाता है, ठीक है, या जो है ना किसी की जो पर्सनल डेटा है उसको वो चुरा लेता है, स्टील कर लेता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो फिर वो जो मामला है को किसी क्रिमिनल या सिविल अदालत में नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड अदालत होगी, यानी जो साइबर क्राइम के लिए बनाई गई है, उसके अंदर वो जो है ना वो मामला चलेगा। तो वही अदालत देखेगी जो उस मकसद के लिए बनाई गई है। अच्छा जी, उसके बाद है यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। अब ये एक इंटरनेशनल लॉ का एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि जिसके अंदर ये होता है कि कोई भी कंट्री जो है ना साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट या प्रोसिक्यूट कर सकता है। अब क्राइम कहाँ कहाँ पे हो रहा है, वो क्राइम करने वाला कौन बंदा है, उसकी नेशनलिटी क्या है, लेकिन आप कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर कोई इस तरह का जुर्म है जो बहुत ही संजीदा नौयत का है, जिससे यानी कि एक इंसानी जो हकूक़ हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और इंसान के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, तो उस सूरत में आप यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप है, वो किसी अननोन लोकेशन से ऑपरेट कर रहा है इंटरनेट के ऊपर, और वो जो ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क है वो चलाता है। अब वो जो विक्टिम्स हैं, यूज़र्स हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज़ के हैं, यानी वो जो ग्रुप है वो बहुत सारे लोगों को मुतासर कर रहा है। तो कोई भी कंट्री यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करके उन ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, क्योंकि ये इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं जो बहुत ही संजीदा नोयत के होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मुतासर हो सकते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई भी कंट्री जो है ना वो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अच्छा जी, उसके बाद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ क्या करते हैं कि ऐसे जुर्म जो उनकी हदूद में नहीं हो रहे होते, किसी बाहर हो रहे होते हैं, किसी और मुल्क में हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी वो ना कार्रवाई कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपने बॉर्डर से बियॉन्ड जाके एक्शन ले रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर रियासत को ये आज़ादी होती है किसी मुल्क को कि वो ऐसे ऐसे जराइम जो उनकी टेरिटरी से बाहर हो रहे हैं उनके खिलाफ भी ये एक्शन ले सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि अगर वो जो जुर्म है उनके शहरी जो हैं सिटीज़न हैं, उनके जो उस मुल्क की जो प्रॉपर्टी है, उनके जो नेशनल इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुँच रहा है। यानी एक बंदा जो है ना बाहर बैठ के आपके मुल्क के इदारों के खिलाफ बकवास कर रहा है, कोई बाहर बंदा बैठ के ना आपके आपके शहरियों को नुकसान पहुँचा रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है, ठीक है ना? उनकी जो आइडेंटिटी है वो जो है ना उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, उनकी जो पर्सनल डेटा जो इंटरनेट पे मौजूद है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के तहत आपके पास ये इख्तियार है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, अब इसमें क्या है, मिसाल के तौर पर इसका एग्जांपल देखें, जो पाकिस्तान का लॉ है पीका, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसका जो सेक्शन 1 सब क्लास 4, उसमें कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि ये कानून उस शख्स के ऊपर भी अप्लाई होगा जो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान के बाहर रहता है।
अगर उसने जो जुर्म किया है ना किसी और उससे जो मुतासर है ना वो पाकिस्तान के अंदर रहता है, यानी एक बंदा यूके में बैठता है लेकिन उसने टारगेट आपको किया है, किसी पाकिस्तानी को किया है, पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को किया है, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सिस्टम को किया है, या कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर लोकेट है उसको उसने नुकसान पहुंचाया है, तो पीका लॉ के तहत उसके खिलाफ हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई फॉरेन नेशनल है तो वो पीका के तहत हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं, ये तो मैंने आपको जुरिस्डिक्शन सारी समझा दी ना। अब हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर इश्यूज क्या आते हैं साइबर लॉज के अंदर। यार सबसे पहला जो इशू है वो है जियोग्राफिक एम्बिग्युइटी एंड ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, यानी जियोग्राफिक लोकेशन हमें क्लियर नहीं होती और जुरिस्डिक्शन का भी नहीं पता चलता कि भाई इस मामले में किस मुल्क की जुरिस्डिक्शन आती है। मिसाल के तौर पर एक जुर्म है ना, उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज एट अ टाइम इन्वॉल्व हो जाते हैं। किस तरह, एक हैकर है वो रहता किसी और मुल्क में है, उसने किसी और मुल्क का जो सर्वर है ना उसको हैक किया है, लेकिन उसका जो विक्टिम है किसी और मुल्क में रहता है। अब उसमें क्या होता है कि दो किस्म के कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसमें क्या होता है कि सारे कंट्रीज क्लेम कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि भाईजान ये जो हैकर है ना ये तो मेरे मुल्क का है, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। दूसरा मुल्क कहता है नहीं भाईजान उसने जो सर्वर इस्तेमाल किया है जिसको उसने हैक किया है वो तो मेरे मुल्क के अंदर मौजूद है, तो भाईजान मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तीसरा मुल्क कहेगा कि भाईजान नुकसान तो मेरे लोगों का हुआ है, विक्टिम्स तो मेरे मुल्क हैं, तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब ये जो है ना ये पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट है। और बाज़-औक़ात नेगेटिव कन्फ्लिक्ट भी होता है कि कोई कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो कहते हैं नहीं नहीं भाईजान भले मुजरिम मेरे मुल्क में बैठा था लेकिन सर्वर तो किसी और मुल्क का था ना, और विक्टिम भी किसी और मुल्क के हैं। और जो सर्वर वाला वो कहेगा कि भाईजान मुजरिम तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे मुल्क ने जुर्म, बंदे ने जुर्म किया, तुम पकड़ो, मैं नहीं पकड़ूंगा। ठीक है, और विक्टिम वाला कहेगा कि भाईजान ये जो जुर्म तो है ना वो अमेरिका में बैठे एक बंदे ने किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम तो ये वगैरह। तो बाज़ औक़ात कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता, जिसकी वजह से ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ना ये जरा बच जाते हैं और कोई इनकी पकड़ाई भी नहीं होती। अच्छा, इसका एग्जांपल है कि एक रैंसमवेयर अटैक है। अब उसमें क्या होता है, एक मेलवेयर जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है और कोई भी फाइल जब ओपन होती है ना, सॉरी ओपन नहीं होती बल्कि सबको वो लॉक कर देता है। जब ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे पैसे मांगता है कि पैसे दो, रैंसम दो, नहीं तो ये फाइल मैं ओपन नहीं करूंगा। अब मिसाल है, एक रैंसमवेयर अटैक होता है रशिया के अंदर, लेकिन उसमें जो सर्वर इस्तेमाल हुआ है वो नीदरलैंड का हुआ है, लेकिन टारगेट किसको किया गया है, अमेरिका की कंपनीज को। अब सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए ना, तो इस वजह से प्रोसिक्यूशन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसी वजह से जुरिस्डिक्शन का इशू सामने आएगा। तो जनाब पहला इशू मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा इशू है डिफरेंट साइबर क्राइम लॉज एंड डेफिनेशन। यार सब कंट्रीज ने ना अपनी अपनी डेफिनेशन साइबर क्राइम्स की बताई हुई है। अब एक मुल्क में जो हैकिंग या अनऑथोराइज्ड एक्सेस समझा जाता है वो दूसरे मुल्क में नहीं समझा जाता। यानी अमेरिका में जिस मामले को वो हैकिंग समझते हैं या अनऑथोराइज्ड एक्सेस समझते हैं, वो मामला यूरोपियन यूनियन और एशिया में डिफरेंट है। मैं अगर आपको अपने मुल्क की एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो मामला बड़ा पेचीदा है। ठीक है, जबकि दूसरे मुल्कों में शायद उतना ना हो। यूरोप के अंदर ज़्यादा खुली डुली इजाज़त है, आप कुछ भी बोल दें कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि हर एक ने अपनी अपनी साइबर क्राइम्स की डेफिनेशन बताई हुई है, जिसकी वजह से भी एक इशू आता है। अब तो नए क्राइम्स आ चुके हैं, डीप फेक, एआई का मिस यूज़, उसमें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, अल्लाह माफ़ी दे। उसके अलावा ब्लॉकचेन स्कैम आ रहे हैं। अब ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो क्राइम्स हैं इनकी जो डेफिनेशंस हैं, साइबर क्राइम्स की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो डे बाय डे इतने तब्दील हो रहे हैं। ये इतना डायनामिक है यार कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो अदर अभी पता नहीं कितने साइबर क्राइम्स हो चुके होंगे एआई का इस्तेमाल करके, वो भी डिफरेंट नोयत के, जो किसी को पता भी नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक इशू है जुरिस्डिक्शन का। उसके बाद है डिफिकल्टीज इन इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। यार बाज़ औक़ात ये जो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स हैं ना ये बड़े खतरनाक और डैश किस्म के लोग होते हैं। इनको हम ट्रेस नहीं कर रहे होते, यानी ट्रैक नहीं कर रहे होते कि वो कहाँ पे है, उनकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। और वीपीएन का इस्तेमाल तो आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे। अच्छा जी, और इसके अलावा टॉर नेटवर्क्स, इंक्रिप्शन, ये चीज़ें टूल यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो किसी को यानी नज़र नहीं आती, उनको पता नहीं चलता। जो फिर वो लोग जो इदारे होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि ये बंदा कहाँ था, इसने कहाँ से ये ना जो है ना ये कहाँ से ऑपरेट किया है, किस जगह पे बैठ के इसने ये साइबर क्राइम किया है। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, अब वो जो है ना बाज़ औक़ात ये है ना उनको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इन्फॉर्मेशन किसी और मुल्क के किसी और सर्वर के ऊपर मौजूद होती है। अब वो वहाँ पे कैसे जाएंगे, ठीक है ना, तो ये सारे मामला आ जाते हैं। इस वजह से इन्वेस्टिगेशन में भी बड़ा प्रॉब्लम आता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज़ है ना वो भी एग्जिस्ट नहीं होती।
ٹھیک ہے نا, اگر ہوتی بھی ہیں. اب یہ ٹریٹیز کیا ہوتی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو ملکوں کے بیچ میں اگر یہ ٹریٹی ہو نا, میوچول لیگل اسسٹنٹ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اگر فلاں ملکوں کو انفارمیشن چاہیے کہ یار ایک بندہ نا آپ کے ہاں بیٹھ کے جرم کرے, ہمیں ذرا اس کی انفارمیشن چاہیے, تو اگر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, ٹریٹی ہوتا ہے دو ملکوں کے بیچ میں, تو وہ آپس میں انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. لیکن اگر یہ ہو نا ٹریٹی, تو اس کے بعد بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے, بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے, پھر یہ کاغذی کاروائی, یہ سارا کچھ. تو کہنے کا مطلب ہے بھائی, سائبر کرمنلز کو پکڑنا, ان کو ٹریک کرنا, ان کی لوکیشن دیکھنا, ان سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ کسی ملک اور میں پڑی ہوئی ہے, اس ملک سے رابطہ کرنا, پھر ان سے انفارمیشن لینا, یہ اتنا لمبا چوڑا اور کمپلیکس پرابلم یعنی معاملہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا پھر یہ سائبر کرمنلز بچ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک جورسڈکشن کا ایشو ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل لاز اینڈ ساورنٹی کنفلکٹ. اب یہ بڑا زبردست معاملہ ہے کہ یار ایک ملک ہے, ایک بندہ بیٹھا ہے امریکہ میں, اس نے پاکستان میں آ کے لوگوں کی جو انفارمیشن ہے نا وہ چرا لی ہے, ویب سائٹ ہیک کر کے. اب یہ تو پاکستان کی ساورنٹی پہ, پاکستان کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو ہماری ساورنٹی کے اوپر حملہ ہوا ہے, ہمارے خود مختاری کے اوپر حملہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اور ایک بندہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ بڑا ایک ایشو ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے, پھر وہ پاکستان جو ہے نا اس بندے کے خلاف کاروائی کرے گا, تو امریکہ کہے گا کہ بھائی جان تم نے میرے سے پوچھے بغیر میرے شہری کے خلاف کس طرح کاروائی کی ہے. تو اب اس کے نا بڑے اب لاز بن چکے ہیں. اب اس میں ایک لا یہ ہے یورپین یونین کا, جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے, اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یورپین یونین میں یعنی یورپ کے اندر رہتے ہیں, ان کی جو پرائیویسی ہے ان کی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے. یہ انہوں نے قانون بنایا کہ بھئی ہم آپ کی پرائیویسی کا تحفظ دیں گے, خصوصاً جو انٹرنیٹ پہ آپ کی جو ہے نا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے ہم اس کو محفوظ کریں گے. تو اس قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی یورپین جو شہری ہیں یورپین یونین کے, ان کی ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, ایون کہ وہ کمپنی جو ہے نا یورپ میں نہیں ہے کسی اور ملک میں ہے, تو ہم اس کمپنی کے خلاف کاروائی کریں گے. مثال ایک کمپنی پاکستان میں ہے یا امریکہ میں ہے, لیکن وہ یورپین یونین کے جو شہری ہیں نا ان کا جو ڈیٹا ہے ان کو استعمال کرتی ہے, مس یوز کرتی ہے, سیل آؤٹ کرتی ہے, تو جناب یہ جو قانون ہے نا یورپین یونین کا GDPR, اس کے تحت آپ وہ یورپین یونین والے کاروائی کر سکتے ہیں اس کمپنی کے خلاف. اب یہ اپنی یعنی کہ حدود سے نکل کے اپنی ایکسٹرا ٹیریٹوریل لاز کا استعمال کر کے کسی اور ملک کی کمپنی کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ میں بھی ایک لا موجود ہے, US کلاؤڈ ایکٹ. اس کے اندر یہ ہے کہ اس قانون کے تحت USA کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں جیسے FBI, ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر امریکہ کی کوئی کمپنی نے نا اپنا جو ڈیٹا ہے وہ کسی اور ملک میں چھپا کے رکھا ہوا ہے نا, تو وہ جناب اس ملک میں جا کے اس ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مائکروسافٹ, آپ کو پتہ ہے یہ امریکن کمپنی ہے, اس نے کیا کیا اپنی ای میلز جو ہے نا ایک سرور کے اوپر اسٹور کی. وہ سرور کہاں پہ موجود ہے, آئرلینڈ کے اندر موجود ہے. تو اس قانون کے تحت امریکن جو اتھارٹیز ہیں نا وہ اسٹل یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں کلاؤڈ ایکٹ کے تحت, بھائی جان یہ انفارمیشن ہمیں دے. وہ آئرلینڈ والوں کو کہیں گے کہ بھائی جان یہ انفارمیشن ہمیں دو, کیونکہ یہ ہماری کمپنی کا جو ہے نا انفارمیشن آپ کے سرور کے اوپر موجود ہے اور یہ ہمیں چاہیے. تو اس سے نا ایک ساورنٹی کا ایشو ہو سکتا ہے, یعنی کلیش ہو سکتا ہے. آئرلینڈ والے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں امریکہ کو کہ نہیں ایسے کیسے آپ کیسے ہمارے ملک میں آ کے گھس سکتے ہیں, کیسے آپ ہمارے ملک کی کمپنی سے انفارمیشن ہم نہیں دیں گے آپ کو, یہ ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ساورنٹی کا بھی ایشو آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک جورسڈکشن کا ایشو ہے. اچھا جی, اس کے بعد فیڈرل ورسز اسٹیٹ جورسڈکشن, یہ بھی ایشو ہے. جو ملک فیڈرل سسٹم جہاں پہ چلتا ہے جس میں بہت سارے صوبے ہوتے ہیں, جیسے پاکستان میں فیڈرل سسٹم ہے, انڈیا کے اندر موجود ہے, امریکہ میں, تو وہاں پہ اگر فیڈرل حکومت نے اپنا ایک لا بنایا ہوا ہے لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا گورنمنٹ نے اپنا بنایا ہوا ہے, تو وہ آپس میں بھی کلیش کر سکتے ہیں. یعنی ایک وفاقی حکومت, پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایک لا بنایا ہے سائبر کرائم کے حوالے سے, لیکن سندھ حکومت یا پنجاب حکومت نے اس سے ڈفرنٹ بنایا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی کلیش ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ سندھ حکومت دیکھے گی یا وفاقی حکومت دیکھے گی. یعنی کوئی اس طرح کا سائبر کرائم ہوا ہے جس میں پنجاب حکومت کہتی ہے کہ نہیں یہ تو میری جناب جورسڈکشن میں آتا ہے, تو وفاقی حکومت کہے نہیں نہیں یہ میری حدود میں آتا ہے, تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو یہ بھی پرابلم ہوتا ہے. اسی طریقے سے ٹیکنیکل اینڈ ریسورس گیپ, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا بیچارے, جو غریب ہیں بیچارے, ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایکسپرٹ ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے کہ وہ جناب اس طرح کے جو ہے نا سائبر کرائمز کو پکڑ سکیں, انویسٹیگیٹ کر سکیں اور سائبر کرمنل کو پنش کر سکیں. ایون کہ بہت ساری جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں نا ان کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتی ہے, جیسے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہیں, گوگل ہے, فیس بک ہے, میٹا ہے, یہ بعض اوقات آپ کے ساتھ تعاون ہی نہیں کرتے, تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے.
ठीक है ना, एक बंदे ने फेसबुक का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा जुर्म किया और उसकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, अब क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना भाईजान। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेट की, ये तो भैया ना एक माफिया है पूरा, ठीक है ना। इस वक्त अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई अगर लोग है ना, तो वो ये इंटरनेट की कंपनीज है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है ना। ये भाईजान इनका मैं अब क्या आपको बताऊं इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, तो ये मैंने सारे आपको प्रॉब्लम बता दिए। इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, ये जो जुरिस्डिक्शन के जो इश्यूज हैं साइबर लॉज के, इसको हल कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। एक तो है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड हार्मोनाइजेशन, के बहुत सारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज बनाई गई हैं, माहदे किए गए हैं, जिसके अंदर कोशिश की गई है कि साइबर क्राइम्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए और और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है ना एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए, और एविडेंस जो शेयरिंग है दो मुल्कों के बीच में आपस में उसको स्पीड अप किया जाए। इस हवाले से एक कन्वेंशन जो है ना बनाया गया था 2001 के अंदर, बुदापेस्ट कन्वेंशन और साइबर क्राइम्स, जो हंगरी शहर है ये उसका कैपिटल है, वहाँ पे हुआ था। और वहाँ पे बहुत सारे मुल्कों ने, आई थिंक मोर देन 60 ने साइन किया था। उन्होंने कहा जी जो साइबर क्राइम्स होंगे ना, अगर हम हमारे मुल्कों के बीच में हम अपने एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, एविडेंस भी शेयर करेंगे। मिसाल है, अगर एक हैकर एक कंट्री ए के अंदर वो कंट्री बी के अंदर जो मौजूद है सर्वर उसको अटैक करता है, तो दोनों कंट्रीज अपने साथ ना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, एविडेंस भी शेयर करेंगे अंडर द बुदापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है। तो इस कन्वेंशन के तहत जिन कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है वो पाबंद हैं कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें साइबर क्राइम से रिलेटेड। उसके बाद है बायलैटरल एग्रीमेंट एंड फास्ट डेटा शेयरिंग। ये बहुत सारी कंट्रीज ने अब आपस में डायरेक्ट एग्रीमेंट भी कर रखे हैं, ताकि जो है ना कॉपरेशन को मजीद जो है ना स्पीड अप किया जाए। अब उसके में इसमें है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है 2023 के अंदर। उसमें कहा है कि जी जो है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका वाले ने आपस में डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट है कि एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब मिसाल है जैसे यूएस क्लाउड एक्ट है, वो तो उसने यूएस की जो अथॉरिटीज़ हैं यानी अमेरिका की जो हुकूमत है, एफबीआई वालों को ये एक प्रॉपर एक इख्तियार दिया है कि वो किसी भी टेक कंपनी से जो है ना उनसे डेटा जो है ना वो वसूल कर सकते हैं। इवन कि उनका जो डेटा है वो कहीं अमेरिका में नहीं किसी और मुल्क में मौजूद है, लेकिन कंपनी अमेरिकन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्ट बायलैटरल एग्रीमेंट ये बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, और ये जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज हैं उससे ये ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा टेक्निकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स ये आजकल बड़ी की जा रही हैं। जो इंटरपोल वाले हैं, यूरोपोल वाले हैं, इन्होंने बड़े बड़े साइबर क्राइम सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं रियल टाइम में, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक ट्रेनिंग भी देते हैं, कोई आर्टिफिशियल टूल भी इन्होंने बनाए हैं जिससे आप जो है ना नामालूम जो अटैकर्स हैं साइबर क्राइम्स के जो अटैक करते हैं उनको आप ट्रेस कर सकते हैं। और क्रॉस बॉर्डर टास्क फोर्स भी बनाई गई है ताकि जो है ना साइबर केसेस को एक्सेस किया जाए, उनको डील किया जाए। इसके अलावा प्राइवेट और सरकारी कंपनीज के बीच में भी जो है ना कॉपरेशन को मजीद बढ़ाया जा रहा है आजकल। अब जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, अब ये भी ना कोशिश कर रहे हैं कि ये ताउन करते हैं जो साइबर क्राइम्स के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये थोड़ा बहुत ये भी रजामंदी दिखाते हैं। इवन के बहुत सारी गवर्नमेंट्स और कंपनीज आपस में अब एग्रीमेंट कर रहे हैं। यानी मिसाल है पाकिस्तान फेसबुक वालों के साथ, यूट्यूब वालों के साथ एग्रीमेंट कर सकता है कि भाईजान अगर तुम्हारे यूट्यूब हमारी कोई बंदा ना यूट्यूब के ऊपर एक वीलॉग बनाता है जिसके अंदर हमारे इदारों को गाली दे रहा है या हमारे पावरफुल लोगों को बुरा भला कहेगा, तो काइंडली आप उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। और अभी इस तरह हुआ भी है कि बहुत सारे जो वीलॉगर्स हैं पीटीआई को जो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो अदालत ने हुकूमत ने बंद करवा दिए थे यूट्यूब वालों को के लेकिन फिर अदालत ने उनके बहाल भी कर दिए। तो ये इस तरह का आपस में भी ताउन करके आप साइबर यानी प्राइवेट कंपनीज और हुकूमतें आपस में ताउन करके साइबर क्राइम्स को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो यूजर की जो प्राइवेसी है ना उसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात पता है क्या है, अब यानी कि अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी ये फेसबुक पे या मेरी यूट्यूब के ऊपर जो भी मेरा डेटा मौजूद है वो मुझसे ना ये कंपनीज ना इसका इस्तेमाल करती हैं। उसको पता चलता है कि ये बंदा किस मुल्क में रहता है, इसको खाने में क्या पसंद है, इसको कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, तो वो मेरी जो पर्सनल चीज़ें जो मैंने शेयर की हुई हैं फेसबुक पे यूट्यूब के ऊपर उसका इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हैं, वो कंपनीज फिर मुझे वो वाला इश्तिहार देते हैं। तो ये सारा गेम इस तरह चल रहा होता है। तो खैर इस सारे मामले के अंदर जो प्राइवेसी है उसका भी आपने ख्याल रखना है जब आप इन्वेस्टिगेशन करें। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, बहुत ही डिटेल में वीडियो बन गई लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट था। तो मैंने कहा कि चलो जी टाइम लग जाए तो लग जाए लेकिन आपको चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।